ये सारी की सारी तथ्यपूर्ण है, न्यायपूर्ण है, कानून के हिसाब से है। तो इसलिए कोई किसी किस्म का झूठ इसके अंदर नहीं है। कई 100 करोड़ रुपए की जमीन और मकानों की नीलामी जनता सरकार मोर्चा के साथी रुकवा चुके हैं। अब से पहले, आज से पहले शुरुआत इसकी लखीमपुर से हुई थी, जो यूपी के अंदर है, और अब हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ढेर लोगों के उदाहरण है इसके अंदर। कोई आदमी अगर एक हफ्ता पहले भी अगर पहुंच जाता है हमारे पास नीलामी होने से या कुड़की होने से, तो उसके कुड़की करने की हिम्मत बैंक वालों की नहीं होती। दूसरी चीज ये समझ लो, बैंक वालों के पास कानून के जानने वाले जो वकील हैं उनकी पूरी फौज होती है। क्यों जी? बैंक वालों के पास कानून जानने वाले वकीलों की पूरी फौज होती है। अगर हमारी बात में, अगर हमारी चिट्ठी में, हमारे आवेदन में एक छोटा सा भी लूप होल होता, छोटी सी भी कमी होती, तो बैंक वाले उल्टा लटका देते हम लोगों को कि तुम पूरे देश में क्यों पागल बना रहे हो। अगर हम सरेआम चुनौतीपूर्ण तरीके से अगर वीडियो में रिकॉर्ड होने लग रहा है, इसका मतलब यह वीडियो बैंक वाला द्वारा भी तो जाती होगी। बैंक वाले इस बात ने साबित करें कि हम जो कह रहे हैं वो झूठा है, और उसके बाद आप लोग भी तय करियो कि हम जो कह रहे हैं वो झूठा है। जब हम झूठ तो बोल दो फिर तो कोई जरूरत नहीं फालतू झूठा के लागण की, और जब साच बोलते हो तो फिर साच गेल खड़ा होने का हमारा सबका धर्म है जी। अन्याय के खिलाफ और न्याय के साथ खड़ा होने का हम सब का धर्म है। इस धर्म के चलते हम आपके बीच में आए हैं। हमारा व्यक्तिगत इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोगों का मसला आया, हमारे साथी ने कहा कि हम आ जाते हैं, वो आपके बीच में आए, पूरी बात समझा के गए, आप लोगों ने निर्णय लिया। बाद में किसी के दबाव में आके व्यक्ति जब अकेला होता है, देखो इतने सारे लोग साथ में होते हैं तब आदमी को थोड़ी हिम्मत होती है। अकेला हो जाए तो उसको थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं कल को कोई साथ देगा कि नहीं साथ देगा, इसलिए वो आदमी फिर से दोबारा से डर वाले निर्णय ले लेता है। अब एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे को बताना कि आप लोग उस बात को समझे कि नहीं समझे, इससे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मैं बैंक हूं, एक सिंपल से तौर पे देख लो, इस बात को सारे भाई समझना, छोटे बड़े सब, क्योंकि पूरे गांव के साथ ऐसा होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मैं बैंक वाला हूं, मैं बैंक हूं और मैंने पैसे छाप लिए, मैंने नोट छाप लिए 100 करोड़ रुपए, क्योंकि थोड़े बहुत तो छापा नहीं करता बैंक, तो कई लाख करोड़ में छापा कर रहा है। मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए छाप दिया और मैंने वो दे दिए ब्याज पे। अलग अलग लोग आता है, किसान आता है, दुकानदार आता है। बैंक कदे भी इनसिक्योर्ड लोन नहीं देता। बड़ा लोन देगा तो उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ दरवाया करे, आपके गहने दरवाएगा, आपकी जमीन दरवाएगा, आपके ट्रैक्टर, गाड़ी, मकान, कुछ ना कुछ जो है वो गिरवी रख के आपको लोन देता है। बैंक का रेट मान लिया 10% का, भाई मैं 10% सालाना ब्याज लेऊंगा, बैंक ने कहा। अब एक बात सोचो, जब मैंने आपको लोन दे दिया तो मेरे बही खाते में कितना लिखा जाओगा? 100 करोड़। क्यों जी? और बांडा कितना? 100 करोड़। जितना मैंने छापा वो मैंने सारा बांट दिया, तो मार्केट में कितना रुपया पड़ा है? 100 करोड़। और मेरे रजिस्टर में कितना लिख रहा है? 100 करोड़। अब बैंक ने कहा कि मैं ब्याज लेऊंगा 10% का, 100 के ऊपर 10 रुपये का ब्याज हो गया साल में, ठीक है जी। तो एक साल बाद बैंक ने मार्केट पे तो लेना कितना? 110 करोड़। कितना लेना जी? और मार्केट में पड़ा कितना? क्योंकि मैं रुपये जो है वह आपके बदे तो है नहीं, वह न्यून तो गए हैं। जब तक वो छाप के नहीं देता तब तक मार्केट में उससे ऊपर 1 रुपया नहीं बना। समझ रहे हो आप मेरी बात ने? इब जो 1 साल बाद बैंक न्यू कह दे कि मेरे सारे पैसे उल्टे दो, क्या बाजार में से 110 करोड़ रुपया उल्टा आ जाओगा? क्या तय? क्योंकि है नहीं। तो 100 करोड़ तो क्या होगा कि भाई 2 रुपये नहीं है, वो भाई पे तो उधारे लेकर भाई काम चलाना, मैंने थोड़े दिन खातर दे दे, थोड़े दिन खातर दे दे, थोड़े दिन खातर दे दे।
इतने 100 करोड़ मार्केट में पड़े हैं, इतने तो मांगता है कि आप जमा कराश कहां। जिस दिन 100 करोड़ पूरे हो गए तो जो आखिरी भाई बचा, वो एक बचा हो 10 करोड़ वाला, वो चाहे 10 बचे हो 1-1 करोड़ वाले, या वह 100 बचे हो 10-10 लाख वाले, मतलब वह जितने भी लोग बचे जिनने 10 करोड़ देना है, वो दे पाएंगे क्या बैंक को? बताओ जरा। नहीं दे पाएंगे तो दो रास्ते निकलते हैं यहां से। या तो वो आदमी कह दे मेरे बस का कौन देना, तरफ जो कुछ होता हो कर लो, और या फिर बैंक उसकी जमीन, मकान, ट्रैक्टर, गाड़ी जहां पे भी उसने लोन ले रखा था उसने बेच के उसकी कुड़की कर दे। यो राह बचता होगा। अब एक बात बताओ, इसमें गलती किसकी? सबसे पहले न्यू बताओ, जिसने रुपये लिए थे जिनने ब्याज पे, उनकी गलती है कि उनने तो न्यू सोचा था कि 2 पैसे कमा लेंगे तो हम बैंक के वापस कर देंगे 2 पैसे बढ़ा के, और बैंक ने फायदा हो जाएगा। लेकिन उस आदमी ने न्यू को ना बेरा था कि बैंक के पास ब्याज का रुपया छापने का कोई कानून नहीं है, तो बैंक ब्याज का रुपया छाप ही नहीं सकता। और आपको बता दूं, कानूनी रूप से ब्याज इलीगल होता है, ब्याज वो ले ही नहीं सकता। यही कारण है कि जब भी बैंक आपको लोन देता है वो सबसे पहले ब्याज काटता है। हाउस लोन लेोगे ना, मान लो आपने 20-30 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो ब्याज जब पहली किस्त जाओगी उसमें देखोगे ब्याज पाओगा, मूलधन तो बहुत थोड़ा कम होया करे, ब्याज घटा करे पहले। नहीं बनता होगा जी। हर एक आदमी पहले ब्याज काटेगा, चाहे कोई भी फाइनेंस पर रुपया देता हो। अच्छा एक बात बताइयो, आपा सालाना किस्त दिया करा कि महीने में किस्त दिया करा? महीने में दिया करा। तो जो मैंने 100 करोड़ रुपया दिया था बाजार में, मैं बैंक हूं, जो पहले महीने किस्त आवेगी मैं उसने संदूक में रखूंगा कि बोर्ड के ब्याज पे चढ़ाऊंगा, यानी मैं ब्याज ने फिर मूलधन बढ़ा दूंगा। फिर दूसरे महीने में और किस्त आवेंगी, और वह दूसरे नए वाले गाहक भी जुड़ गए, उन सारा की भी किस्त आऊंगी। दूसरे महीने की किस्त ने मैं फिर ब्याज पे चढ़ा दूंगा, तीसरे महीने वाले ने मैं फिर ब्याज पे चढ़ा दूंगा। इस तरीके से अगर किसी भाई ने ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल महीने की किस्त पे अगर ले रखी हो तो एक बार घर आ जाइयो और हिसाब लगाइयो कि बैंक पर ते कितना रुपया लिया था, और उसके बाद जो पहले महीने किस्त दे, मान लो पहली भी किस्त बनी 5,000 की और आपने लोन था 5 साल का, तो पहली किस्त आपकी 5 साल तक बैंक के पास पड़ी रही, यानी बैंक ने वो 5 साल तक ब्याज पे देकर रखी, घुमा घुमा। अगर हिसाब लगाओगे ना, आपकी मोटरसाइकिल का लोन लगभग 48 से 50% सालाना पे पड़ेगा जाके आखिर में। समझ गए ना? कोई भी लोन होगा, कोई भी लोन, यानी कि बैंक बतावे है आपको 10% पे दे रहा हूं, लेकिन असलियत में वो उसे रुपये ने इससे भी दे दे, उसे रुपये ने इससे भी दे दे, उसे रुपये ने इससे दे दे, उसे ने इससे, सेम रुपया और 10 आदमी आते ही दे दे है, वो उसे रुपये दे आ रहा है। और जिस भाई ने फाइनेंस का काम करा हो, कदे भी शहर में कोई जानकार हो, उससे बूझ लियो, लाख रुपया में 10 लाख की टोपी के ऊपर घुमाया करें। मतलब 71 लाख रुपया लेके गया था और कद सी करोड़पति बनकर आया, बेरा ही नहीं लग गया। समझ गए होगे? अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि 1 रुपया तो है जो असलियत में छप रहा है। अब 50% के हिसाब लाओ, अगर मैंने 100 करोड़ रुपया छापा था तो 1 साल बाद बैंक कितने का मालिक हो जाओगा? 150 करोड़ का। लेकिन बाजार में कितना है? 100 करोड़। इसका मतलब जब बैंक वाले जब सारा लोन वापस लेने की बात कहेंगे तो कितने की प्रॉपर्टी कुड़क होगी? यानी जितना रुपया नहीं है उतने की कुड़की होगी। अब आपको मैं सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताता हूं। हमने सरकार से आरटीआई डाल के पूछा कि थार दौरा असली रुपया कितना है और अवा का रुपया कितना है। अवा का रुपया कौन सा है? जुड़सा है तो है नहीं पर दे रखा है। जब आपको लोन देते हैं तो क्या बैंक आपको पैसे देता है या आपके खाते में लिख दे है बस?
पैसे देवे खाते में लिखे, पहले ये बताओ जी। खाते में लिखता है, वो आपको पैसे नहीं देता, और वो खाते में लिखने का षड्यंत्र भी आपको नहीं पता। खाते में लिखने का स्टाइल बताऊं मैं उसका। बैलेंस शीट होती है हर कंपनी की, जो भी फाइनेंस में काम करती है, जो भी कंपनी कोई भी फैक्ट्री काम करा करे तो उसकी साल की बैलेंस शीट बना करे। इतने रुपये आए, इतने गए, इतने आमदनी, इतना खर्चा, वो सारी चीज लिखी जा करे उसमें। एक नियम बताओ, बड़े बूढ़े छोटे, मेरी काकी ताई जितने लोग आड़े बैठे हैं, सरपंच साहब समेत, भाई मेरे अब 100 रुपये थे और मैंने भाई से 40 रुपये दे दिए, तो मेरे द्वारा कितने रहने चाहिए? 60। और भाई द्वारा कितने होने चाहिए? 40। तो बैलेंस शीट में क्या होगा? मेरे के ना तो 100 रुपये शुरू में, भाई द्वारा है 0, इसमें तो -60 करके रह गए, -40 करके रह गए 60, और उड़े 40 जुड़ के हो गए 40। असलियत में बैंक क्या करता है मालूम है? जो उड़ले के ना 40 लिखा है ना, जो 100 के नीचे है, उसमें माइनस ना लगाता। तो जब वो आपको लोन देता है ना, तो उसका दौरा तो हो जावा है 140, और मालिक ने देने और 40। एक बार पूरी होलन दे, समझ गए बात आप? मतलब क्या होया कि हमने जब बैंक वालों से ये पूछा, एक केस की बात बताऊं मैं आपको, एक केस में हमने बैंक पे न्यू बूझ दिया, कोर्ट में चला गया था वो केस, हमने कोर्ट में न्यू लिख के दे दिया कि जी बैंक ने मारते लोन ने कौन दिया, और जब बैंक ने दिया वो मारते लोन, तो मारे अपनी बैलेंस शीट में लिखा है, दिखा दो कितने दे रखा है। बैंक उसका जवाब नहीं दे पाया, और फिर हमने जो आपने पैसा दे रखा है वो रुपया वैध है या अवैध है? गैर कानूनी काम कौन कौन करना चाह रहा है भाई? बताओ एक बार हाथ खड़ा करके। कोई नहीं करना चाहता। कानून के हिसाब से कौन चलना चाहे है? सारे चलना चाहे कानून के हिसाब से। अब मैं मान लो किसी भाई ने न्यू कह दूं कि भाई मैंने 100 रुपये दिए, मैं सरपंच साहब ने पूछूं, सरपंच साहब 100 रुपये दियो है आप दो 100 रुपये? असलियत में मांगू मैं। सरपंच साहब न्यू कहे असलियत में मेरे 100 रुपये दे दिए। कौन कौन मानना है सरपंच साहब ने मेरे 100 रुपये दे दिए? हाथ खड़ा करके बताओ। सारे मानना है 100 रुपये दे दिए। आज जो महाराज है जनता सरकार मोर्चा वाले उन्हें छोड़ो, जो गांव राम है वो मानना है सरपंच ने मेरे 100 रुपये दे दिए। फिर इसके ऊपर न्यू क्या लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करने का वचन देता हूं। इस नोट के ऊपर न्यू लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब मालूम है किसी ने भी? इसका मतलब बताऊं क्या है? आपके पास जितने भी नोट हैं, 1 रुपये तो ऊपर के, 2 से लेकर कितने का हो, 500, 1000, 2000, हर नोट के ऊपर गवर्नर के साइन लिखा होया, एक वचन खंड लिखा होता है, एक प्रॉमिस लिखा होता है, एक एफिडेविट होता है गवर्नर का कि जिस भी आदमी पे यो नोट होगा मैं उसकी 100 रुपये दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये 100 रुपए नहीं है, ये 100 रुपए का नोट है। इसको बैंक नोट बोलते हैं, और ये बैंक ने जारी किया है, और हमारे 100 रुपए रख के जारी किया है। हमारे बड़े बुड्ढों को एक बात पता होगी कि बैंक जितने भी रुपये छापे है उसके बराबर का सोना धर लिया करे। यह बात किस किस बुड्ढे ने बेरा है? हाथ खड़ा करके बताओ, किसी ने बेरा? यह बात वो ताऊ खड़ा, यो भाई खड़ा, और भी बेरा जी? बेरा आप लोगों ने ना? या बेरा होगा कि सोना धर लिया करे? वो कितना सोना धरा करे, इस बात का बेरा किसी ने? किसी ने भी न्यू कौन बेरा को कितना सोना धर लिया करे? हमने आरबीआई तक सवाल पूछा सरपंच साहब, हमने न्यू कहा कि 100 रुपये का नोट है, तुम्हारे 100 रुपये कित हैं? 100 रुपये के नोट का मतलब समझे? 100 रुपये की पर्ची जो कर आड़ती पे चले गए, और आड़ती ही कहा कि मैंने 100 लीटर डीजल लेना है। आड़ती ने लिख दिया जिस पे या पर्ची हो उसने 100 लीटर डीजल दे दिए। वो पर्ची लेकर ने जमींदार, उस पर नाम नूम कुछ ना लिखा होंदा,
आड़ती की होगा वह पर्ची। इब चला गया वो मानस, इब या पर्ची मैंने दे दी सुनील तय, तो सुनील भी जाके ले सके है मैं 100 लीटर डीजल मैंने दे दी भाई साहब तय, भाई साहब भी जाके ले सके हैं। मैंने वह पर्ची दे दी सरपंच साहब तय, तो सरपंच साहब भी जाके 100 लीटर डीजल ले। पेट्रोल पंप वाला तो वह पर्ची आड़ती का पचा देगा और वो आड़ती उसने रुपये दे देगा। नहीं बनती होगी जी। या पर्ची है, या पर्ची मैंने भाई ते दे दी तो भाई सोचा 100 रुपये मैं ले लूंगा बैंक पे तय, यो भाई ते दे दे तो यो सोचा मैं ले लूंगा बैंक पर तय। जब हमारा जी करेगा धारक 100 रुपये अपने ले लेगा बैंक पे तय। लेकिन आप आज तक कदे बैंक पे रुपये लेने गए नहीं। आपा तो इन रुपया ने, इन कागज के टुकड़े ने और इस नोट ने रुपया समझने लग गए। यो रुपया नहीं है। सबसे पहले तो गाम राम का यह बात समझ में आना चाहिए, यो रुपये का नोट है और असली रुपया धरा है हमारा रिजर्व बैंक के अंदर। और वो रुपया के है वो मैं आपने एक बार ये रखो जी, आपके 100 रुपए की पर्ची। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको समझ में आएगा। एक 5 वाला दे दे मैंने, अरे एक रुपया, हाँ 1 रुपया है। देखो जी 1 रुपया तो मेरे द्वारा यो है, मैं आपने दिखाऊंगा सरपंच साहब, जब को गलत कह रहा हूं तो बताइयो। यो रुपया है, इस रुपये के ऊपर लिख रहा है 1 रूपी इंडिया, इंडिया का 1 रुपया। और यो रुपया है 1891 का, जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश में राज करा करते, 1891 का। यो प्योर चांदी है, या प्योर चांदी, यो 1 रुपया है जी भारत का, और ये आज भी चलता है। 1 रुपया मेरे द्वारा यो है 1942 का, हमारा देश आजाद होने से 5 साल पहले का। इसके ऊपर भी लग रहा है जी 1 रुपया इंडिया, ठीक है जी। अब 1 रुपया है हमारे द्वारा यो है मेरे द्वारा 2009 का, आजकल का। इसके ऊपर भी लग रहा है 1 रुपया और पर लेकर ना लग रहा है इंडिया, 1 रूपी इंडिया, यो भी 1 रुपया है। और एक यो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, यो भी 1 रुपया है। हम इन चारों रुपया ने लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भारत ने पूछा भाई ये रुपये जमा कराने हैं, कितने रुपये हम लोगे, क्योंकि यह तो प्योर चांदी है ना 1891 वाली, तो ये तो चांदी है। तो हमने बैंक तक आई ना, कै रुपया में लोगे, हम तरती जमा कराना आया अपने खाते में, तो कै रुपये जमा करोगे। बैंक ने कहा जी हम 4 रुपये हम करांगे, क्योंकि ये 4 रुपये है, 1 1 1 और 1 यो, बोले 4 रुपये तो 4 में जमा होंगे। 4 में क्यों कर जमा होंगे भाई, बोले जी 1 रुपया है। अच्छा यू चल है, चला गया यू चलन तब बाहर हो गया, यू ने बोला चल है। देखो भाई साहब, चल है और चलन से बाहर नहीं हुआ और कानूनी रूप से वैध है। इसका मतलब यह होया कि जो 1891 का रुपया है और जो 1942 का रुपया है और जो यो मेरे द्वारा 2009 का रुपया है, इन तीनों की कीमत बराबर होनी चाहिए जी। जब बैंक ने 1 रुपये में मानना है तो तीनों 1 रुपये हैं, और बैंक ने कहा तीनों 1 के रुपये हम चल लेंगे और यो कागज वाला भी 1 रुपये में चलेगा, तो इन चारों की कीमत बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी। इसमें तो कोई अन्याय की बात तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई, चट जा, ठीक है, समझ गया आप बात। इन्हें ले दिया एक जना, इसने संभालियो भाई, कोई सा एक पगवा और लुआ दो इसका, पर लेकिन से ले जाके है भाई। ये जो नौजवान दे रखा ना नशा, ये पूरा खेल है कि लोग आ गए, रुपया समझ में नहीं आना चाहिए। रुपया समझ में आ गया तो लोग आ गए, आपकी बात समझ में आ जाओगी। हमने जब न्यू कहा भाई इनकी कीमत अगर बराबर होनी चाहिए, तो या तो मेरे इस 1 रुपये की कीमत उस चांदी वाले रुपये के बराबर होनी चाहिए, या चांदी वाले की कीमत उसके बराबर। तो सरकार क्या कहती है कि भाई, सरकार क्या कहती है कि बैंक में तो कीमत बराबर है लेकिन मार्केट में नहीं है, बाजार में अलग है। बाजार में इस रुपये में तो एक माचिस आवा है, जो कर भाई बताओ था, और इस रुपये में जो 1891 वाला है
इसमें तो 1 मन गेहूं आ जाओगे। तो दोनों रुपये अलग अलग कैसे हो गए और ये बराबर कैसे हो गए? दोनों चीज बराबर क्यों करो उसका है कि न्यारी भी हो रही है, या तो ये न्यारी है या ये बराबर है। भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं। इब हमने बैंक पे एक बात कही कि भाई थारा बात समझ में आ गई। आज से पहले मारे जो पुरखे थे, मारे बाप दादा थे, उनने भी धन कमाया होगा, उन पे भी रुपये आए होंगे कदे न कदे। यो रुपया 5 का किसी ने देखा होगा अपने टाइम में, सही से रंग का है, हरा रंग का 5 रुपया का नोट देखा। इस 5 के नोट में और आजकल के 5 के नोट में क्या फर्क है वो मैं एक नई पीढ़ी ने बताना चाहूं हूं। इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना सरपंच साहब, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है जब वो चाहे, यानी मेरे पे अगर ये रुपया है, जब मैं चाहूं, द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। यानी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू का मतलब है किसी भी बैंक में जाके, यानी कि मैं जब चाहूं अपना यो नोट देके और अपने 5 रुपये ले सकूं। ये गवर्नर ने इसके ऊपर लिखा हुआ है। 1968 में गवर्नर का ये एफिडेविट चोर सरकारों ने बदल दिया। और आपको बता दें, एफिडेविट बदलना, किसी का भी अपना खुद का भी एफिडेविट दिया हुआ आप बदल नहीं सकते। आप अपना वचन खंड नहीं बदल सकते। गवर्नर का वचन खंड बदल दिया, जिसकी आजीवन कारावास तक की सजा है, इसके ऊपर जेल होगी जिस भी आदमी ने वो बदला था। अब तो सरकार में बैठे हुए जो 1968 में वाले थे, मैं तो मर लिए होंगे, लेकिन यू रुपया बदला गया। अब वो ये कहते हैं कि ईब यो रुपये की कीमत और मारा वाले 5 रुपये की कीमत अलग अलग होगी, जो करो चांदी वाले की कीमत राजाले की कीमत होगी। जबकि हम ये कहते हैं कि रुपया तो लेन देन के साधन का मापक है, मापक। स्टैंडर्ड कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप माटी के डले तोलो, चाहे नाज के दाना गेल तोलो, चाहे परले के ना कोई दूसरी चीज धरो, 1 किलो का मतलब 1 किलो है। चाहे 1 किलो गंठा की बराबर में तोल लो, चाहे 1 किलो नाज की बराबर में, 1 किलो का तो मतलब 1 के किलो अंधा होगा जी। सोने का किलो और लोहे का किलो न्यारा न्यारा तोल देगा के? क्या है का बट्टा हो, बट्टे का मतलब है। तो यो जो रुपया है ना, यो बट्टा है। यो चांदी का हो, यो कागज का हो, यो लोहे का हो, रुपये की कीमत कदे भी कम नहीं हो सकती। तो सरकारों ने हमारे लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया और हम लोगों को कर्जे में डाल दिया। हमने सरकार से पूछ लिया कि भाई साहब, आरबीआई तो पूछा हमने कि हमने न्यू तो बता दो कि मेरा जो रुपया 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 की बात मैं करने लाग रहा हूं, उस रुपये की कीमत कितनी है। तो आपको जान के हैरानी होगी, आरबीआई के दस्तावेजों के अंदर लिखा हुआ है, कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। लगभग 0.25 ग्राम सोना बना है, जो आजकल के इन कागजा के 4800 के बराबर बना है। हमने इस चक्कर में सरकार तक कुछ और सवाल पूछ लिए कि इसका मतलब तो यह होया कि मेरे 1 रुपये में जितना सोना आवे, तेरे इन कागजा में 4800 रुपया में आवा। आजकल का 4870 के बराबर है 0.25 ग्राम सोना। तो इसका मतलब तो यह होया कि अगर मेरा 5000 रुपया का लोन है, तो वो 1 रुपये में चुकता होने की गुंजाइश है। और इसका ट्रायल करके देखा हमने। एक बार गाड़ी खरीद के ने, एक बार घरा के लोन के केस में, एक बार दूसरे कागजा में। यो भाई सुनील बैठा है, लगभग 23 लाख का लोन था तेरा, 27 लाख का लोन इसका था। इसके हिसाब तक कागज बना के दे दिया हमने बैंक तय, 27 लाख का लोन ले रखा है। हमने कहा तेरे 27 लाख तना तो 27 लाख दिए को ना, तन तो कागज में ट्रांसफर करे। मैं तो 27 लाख रुपये लेना चाहूं, रुपये, मेरे रुपये की जो कीमत है उसके हिसाब से। तो मेरे रुपये दो। और मन ने जो दिया था, मन ने भी रुपया सोच के दिया था, जो तरती दिया है। तो 27 लाख रुपये का मतलब लगभग 600 रुपये पड़े, 500 कुछ, कितने के? 27 लाख के 500 कुछ बना, 500 27 लाख रुपया के उसके हिसाब से इसका 500 550 रुपया बने था। वो सारे कागज लगा कर जब बैंक तक पकड़ा दिया कि न्यू काम करो,
जितनी मैंने किस्त दे दी उन किस्ता में तो मेरा असली रुपया काट के बाकी का रुपया मेरा उल्टा दो। बैंक से जब हमने सवाल पूछा, आज कै दिन हो गए भाई तेरी केस में? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, बैंक वाला ने सांस नहीं आ रहा। और ऐसे ऐसे हम 125-150 केस लगा चुके हैं जिसमें हम बैंक से ये सवाल पूछते हैं कि आम इंसान को इतना परेशान क्यों कर रखा है। और एक दूसरा सवाल जो मैं आपको बताने लग रहा था कि भाई साहब, 1 रुपया अगर आपके पास असली, जो मैं रुपये छापन वाली बात बताऊं था और हवा के रुपया वाली बात बताऊं था, एक सरकार था, हमने सवाल पूछा असली रुपये कितने हैं भारत सरकार के पास और हवा का रुपया कितना है जो छपया नहीं है लेकिन वो कागजा में चढ़ रहा है। समझ गए हो गया हवा के रुपये का मतलब? सरकार का जवाब है 100 में ते 10 रुपये असली हैं, 90 हवा के हैं। इसका मतलब सबते गांव में ते 10% रुपया चुकता होगा और 90% लोगों की जमीन, मकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, महेश, डांगर, जहां पे भी उसने लोन ले रखा होगा वो कुड़की होगा। ये कुड़की सिर्फ आपकी नहीं होने लग रही है, यो इस भाई की नहीं होने लग रही है सिर्फ इस मकान की, या कुड़की चालू हुई है, इब या कुड़की चालू होनी स्टार्ट होगी। जितने भाई आड़े बैठे हैं, मैं पूरे समझ के साथ ये बात कह रहा हूं कि लगभग 70% आदमी जिनने भी लोन ले रखा है वो आज इस हालत में है कि लोन चुकता नहीं कर पा रहे अपना घर चलाने के साथ साथ। उनका न्यू जाडा चढ़ रहा है कि अगले महीने किस्त करते दूंगा, अगले महीने किस्त दूंगा। मतलब यही बात तो 70% की गेल आई है, 20-30% सिर्फ वह बच रहे हैं जिनसे सरकार के प्रोपेगेंडा वाला बिजनेस करे हैं। जैसे कोई स्कूल खोल रहा है, कोई ट्यूशन सेंटर खोल रहा है, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई आईटी लाइन में है, मोबाइल की लाइन में है, उनका तो चल रहा है। जो काम धंधा ऐसा है कि जो भाईचारे के साथ जोड़ के करने लग रहे हैं, उसमें कोई भी आदमी लोन चुकता करने की हालत में नहीं है। इसका मतलब आने वाले टाइम में सबते के सबते गांव की लगभग 90% जो जमीन मकान है वो सारे सरकार छीनने वाली है। और जमीन के कागज 100% किसाना के, कोई 1000 में एक किसान बच रहा होगा तो बेच सकता है, नहीं तो सबकी जमीन के कागज बैंक में पड़े हैं जी, जो किसी का बैम हो रहा हो तो। और जमीन की कीमत 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए है और दे रखा उन 70-70, 80-80 हजार रुपया एक किले पे। उन एक लाख रुपए पे 20-20 लाख, 30-30 लाख की जमीन जान वाली है। और जब उन्होंने देख लिया कि किसान का ब्योत नहीं है देने का, तो उन्होंने हमारा लाल डोरा तोड़ दिया। हमारे पुरखे नु कहा करते कि जो चीज कागजा में नहीं चढ़ी वह थारी है, जो सी कागजा में चढ़ गई तो सरकार की होली। समझ लो, आपके जमीन, खेत, जो स्कूल की जमीन है, श्यामलात की जमीन है, जंगल की जमीन है, अस्पताल की जमीन है, जोड़ की जमीन है, जितनी भी गांव की सामूहिक पंचायती जमीन है, जितनी भी है, वह सारी की सारी सरकार अपने नाम कर चुकी है पहले से ही। पहले वह गांव की होया करती, अब वह सरकार की हो चुकी है। सरकार अगर पूंजीपतियों की होगी, बैंक अगर पूंजीपतियों के होंगे, तो वह किसकी होगी? पूंजीपतियां की। इसका मतलब आपके पल्ले कुछ कौन रह रहा। अब आपके मकान की रजिस्ट्री और कर दी धक्के है, और उस मकान की रजिस्ट्री के बाद रोज घर में फोन आवे हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, मकान पे भी लोन ले लो। इस पर आने लग रहा है पे कि तेरी रजिस्ट्री होली, मकान की भी लोन ले लो। किसान ने सोचा है, मजदूर ने सोचा है, काल ने काम मौसम पे तो चलो हालात खराब चल रहे हैं देश के, मेरा काम नहीं खराब हो रहा, काल ने जब मेरी हालत ठीक होगी तो मैं कमा की उल्टे कर दूंगा। लेकिन इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, 90% लोग अपना लोन चुकता नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। मतलब उनकी जमीन मकान सब जाने वाला है। जय गांव के जितना तोड़ा समझ में आ जावे उतना तोड़ा बैंक वाला ते सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। जिस भाई का पूरे गांव में ते सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी भाई का इसी हालत हो रही हो कि उस पर चुकता ना किया जा रहा हो, महाराज एक कागज ला की देखो एक बारी, जय बैंक वाला ने सांस भी आ जावे तो एक भी आदमी, एक भी बैंक जवाब नहीं दे पा रहा अब तक कि हम इसकी के जवाब। हम तो न्यू कहा, हाँ एक आदमी न्यू कह था, बोला जुड़ से रुपये लिए तो वहीं दे दो। तम न्यू कहने लाग रहे ना भाई वो तो फ्रॉड कर रही है बैंक और फ्रॉड रुपया चला रखा है, तो हम न्यू कह रहे हैं बैंक एक बार लिख के दे दो, वहीं रुपये दे दो भाई, बैंक लिख के दे दो अगर उसने वही रुपया चाहिए। लेकिन बैंक की हिम्मत नहीं हो रही। इब एक बात समझ लो जी, यो एक केस है सिर्फ,
हमने जो बैंक में आवेदन दिया है, जो भाई के केस में, क्या नाम भाई का है? सलेमान। सलेमान भाई के केस में हमने जो बैंक के पास कागज लाए हैं, उसमें कितने भी हमने न्यू कौन लिख रखा कि भाई हमारा ब्योत नहीं है देने का। कितने भी न्यू नहीं लिख रखा कि हम आने वाले टाइम में चुकता कर देंगे। हमने सिर्फ 2 सवाल पूछ रखे हैं बैंक पे तय। हमने न्यू पूछ रखा भाई तने मारी गई या ठगी क्यों करी, इसका जवाब दे दे। और जवाब देने दे अगले दिन रुपये ले ले, सारे रुपये देंगे। एक रुपये का भी जोल नहीं। तो एक बात जायज बता दो गांव राम और पंचायत, बैंक का जवाब ना आवे तो क्या बैंक को इसकी मकान कुर्की करने का अधिकार है क्या? या तो वो जवाब दे दे, या तो वो कह दे कि इसमें यो फ्रॉड है, या गलती है तारे कागजात में, या कमी है, और हम सारे अंदर जाओगे। मैं सबसे पहले जेल जाने तैयार हूं। मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, सरे हम रिकॉर्डिंग में बोलने लग रहा आप। लेकिन अगर जब बैंक जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब जोलमोल है, फिर तो जाग लो, फिर तो अपने गांव राम ने बचा लो। या सिर्फ सलेमान की बात नहीं है, एक एक आदमी जो गांव का कर्जदार है ना, हर आदमी को कर्जे से मुक्त करना जरूरी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें तो गांव का फायदा होगा। और हम कदसिन्यू का हक मारा पाछा हो, हम कदसिन्यू का आप अपने गांव के 4 नौजवान मारती दो, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। केर जोल है, के रुपये का रोड़ा है, क्यों कागज लाने हैं, कागज आपके ठाऊंगा, आप उन दौरे जाओ, मैं थारे कागज बरबर आगे लाते रहेंगे। हमने कुछ करना है नहीं, हमने ना गांव माना ना तो हमने मार दो रहे कितने चंडीगढ़ आना, न करनाल आना, न पानीपत आना। फिर तो कोई राजनीति नहीं होगी जी। दूसरी बात समझ लो, ये भाई बैठे हैं दुकानदार भैया ने गलत लाग सके है, लेकिन जिस दिन दुकानदार भाई ने बेरा लाग जाएगा, मैं भी हिमाचल जा रहा था, मैंने एक दुकान पे रंगीन पैकेटा में, कदे इसके पाछे एक बार देख लियो सारे भाई लिख के, जितने भी नौजवान खड़े हैं ना, ये एक बार इसके पाछे देखियो कि इनग्रेडिएंट में के लिख रहा है, कि इस कान के सामान में के है। ब्रेड का पैकेट खाओगे, उसमें लिखा पाओगा E404, E300, E1100, ऐसा करके कोड में लिखा होता है कि इसमें यो सामान गिर रखा है। कदे जाके सर्च करके नहीं देखा होगा आप लोगों ने? हाँ जी, पूरा शॉर्ट करवाइयो। हाँ जी, आपने कदे न्यू नहीं देखा होगा कि इसमें के साइड इफेक्ट हैं। उसके साइड इफेक्ट में लिखा पाओगा या तो राइस ब्रेन, या पाम ऑलिव ऑयल, या कॉटन सीड ऑयल, कपास का तेल, जो यो बिनोले का तेल। और आपने न्यू भी कौन बेरा कि 2020 में ब्राजील की सरकारी रिपोर्ट है कि जो भी बच्चा या जो भी बड़ा जीएम खाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल खाएगा, उसकी आने वाली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होंगी। यानी आपके गांव में जो आईवीएफ सेंटर में चक्कर काटने शुरू हुए हैं ना, 70% जो बीज नाश हो लिया, खेत का भी, डांगरा का भी और मानस का भी, यो सारा का सारा आपके गांवों में पचाया गया है। ठेके भी जानबूझ के खोले जा रहे हैं, दूसरा नशा भी जानबूझ के सरकार की शय पे चल रहा है, और यो खाने के लिए कबाड़ भी इसलिए चल रहा है। और आपका बच्चा भज भज के यो सामान खाओगा, दूसरा सामान खावे को नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल हैं जो बच्चे को आदत पड़ने वाले हैं, यानी नशे वाले। अब आप न्यू देख लो कि कौन सी सरकार ऐसी है जो आपके लिए काम करने लाग रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिसकी सरकार है उड़े भी हो लाग रहा, पंजाब में जिसकी सरकार है उड़े भी हो रहा, राजस्थान में जिसकी है उड़े भी हो रहा, महाराष्ट्र में जिसकी है उड़े भी, बिहार में जिसकी है उड़े भी, और हरियाणा में जिसकी है उसकी भी। यानी कि कोई सी पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं है। आज गांव वाले कहने लग जाओ कि काल ने बीजेपी ने भगजावांगे, जिस पार्टी में जाने की या जिस पार्टी का वोट देने की बात कहोगे ना, काल नहीं सारे नेता उस पार्टी में चले जाओगे, फिर क्या करोगे? हम जो चले थे ना, जो जनता सरकार मोर्चा वाले, उनका मकसद कोई राजनीति करना या कोई वोट मांगना या कल कोई एमएलए एमपी बनना नहीं है। हमारा मकसद है व्यवस्था बदलना। व्यवस्था क्या कहती है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीज है जी, सुनियो ध्यान से, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पे गांव का हक होना चाहिए। और आज के टाइम पे भूमि अधिग्रहण कानून है,
अगर ये कून वाला मकान सरकार ने चाहिए तो आपके खाते में रुपये चले जाओगे और मकान खाली करना पड़ेगा महीने भीतर डीसी रेट के रेट में। और ये हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। जिस भाई ने डाउट हो मेरे पे पूछ लियो, बैंक के कागज आ गए, बैंक में रुपया आ गया, डीसी के कागज आ गए कि तेरी जमीन मारी होगी, इब तू अपना काम देख। यो काम हम सबके साथ होने वाला है। इब सिर्फ न्यू बता दो जी कि यो सरकार जायज कर रही कि नाजायज कर रही, बैंक जायज कर रहा है कि नाजायज कर रहा, और नाजायज कर रहा है तो फिर गांव राम ने इस नाजायज चीज के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि गांव है जो इस देश ने बचा सके है, शहर के बस की बात नहीं है जी। शहर में तो लोग इतने मतलबी लोग हैं, जो गांव में तो सारे मतलबी लोग थे, जिनका न्यू था थोड़ा बहुत ब्योत होया, जिसका थोड़ा बहुत आई समझ में, उसने गांव में आने वाली समस्याओं को ठीक नहीं किया, वो बाज की शहर चला गया। शहर का आदमी है समस्याओं से भागने वाला आदमी, और गांव का आदमी है समस्याओं से लड़ने वाला आदमी। जिस टाइम पे ये 3 कानून आए, गांव लड़ा था जी देश की सरकार तय, शहर नहीं लड़ा था। इब दोबारा से गांव ने फिर खड़ा होना पड़ेगा, और इब की बार यो षड्यंत्र रपिये आड़ा है। इब के यो षड्यंत्र की जो लड़ाई है या बैंका की गेल है, इस बैंक वाली लड़ाई में न्यू देख लो। मैं तो न्यू कहूं शुरुआत सलेमान के घर से कर लो। निर्णय लेगा वो है, जित मुकदमा करवाने की बारी आओगी, जितनी बारी आओगी भाई काल न कानूनी कार्रवाई होगी, तो भाई मैं तैयार हूं। सबसे पहले हमारे साथी तैयार है, गांव के किसी आदमी 5 नहीं आने देवे भाई। गांव आपका, हालांकि लेने तो चाहिए जिम्मेदारी सब गांव ने, और की सब भाई के साथ हो रहा है, कोई करा